हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यह वीडियो क्लास 10th के गणित के छात्रों के लिए बना रहे हैं और वास्तविक संख्याओं का जो सीरीज चल रहा था उसी का भाग 4 बना रहे हैं, उसी सीरीज का पार्ट 4 बना रहे हैं। आज हम इसमें वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको पढ़ेंगे। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको पढ़ेंगे। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन 2019-20 में आया था और नीचे वाला क्वेश्चन 2019 में आया था। ये ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्लास 10th के, चाहे वो CBSE के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे MP बोर्ड के हों। लगभग सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हल करने का टेक्निक क्या होता है। इनको हल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना ज़रूरी होता है, तभी हम इनको बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इनको हल करने के लिए बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। अगर 100 छात्रों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो मान कर चलिए 80 के 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत विश्वसनीय तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट तरीके से इसको हल नहीं कर पाते हैं। या तो वो रट्टा मार कर लिखते हैं या जैसे तैसे लिखते हैं। ठीक, हम आज बता रहे हैं, एक बार हमारे तरीके से आप देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, परीक्षा हाल में कतई नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, इसको हम सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना होगा परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती है, हम ये परिभाषा आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके जबकि Q ≠ 0 हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके तो वह परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि उसके हर का मान 0 ना हो। फिर से सुनिए, यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके तो वह परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन हर का मान क्या हो, 0 ना हो। हर ≠ 0, हर को बराबर करके हमने कट कर दिया है, इसका मतलब होता है कि हर 0 के बराबर ना हो। ठीक, अब अंश को देखो कैसे P से व्यक्त किया जाता है और हर को कैसे व्यक्त किया जाता है, Q से। तो इसका मतलब यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके तो वह परिमेय संख्या होती है, जबकि Q ≠ 0, Q 0 के बराबर ना हो। तो यही चीज़ होता है परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सके तो वह क्या हो जाएगा, P माने अंश और Q माने हर, और Q का मान माने हर का मान 0 ना हो, अर्थात हर माने Q का मान 0 के बराबर ना हो। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे इसमें भी कॉन्सेप्ट हैं। जब तक उनको हम नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कहीं दिया गया है 3/4, या परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो ये परिमेय संख्या होगा, निश्चित तौर पर परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि जैसे मान लीजिए अगर हम 3 लिख दें, अब पूछे परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो भैया जी ये परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए कैसे परिमेय संख्या है। बहुत से लोगों का कहना है नहीं है, क्योंकि इसमें हर है ये नहीं है, Q का मान है नहीं। अगर आप इसको 3 को ढंग से लिखेंगे तो देखिए, किसी भी संख्या का बटा 1 छिपा होता है। ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या का बटा 1 छिपा होता है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, P/Q, ऊपर P हो गया और नीचे Q, तो यह रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे कह दें 7 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो निश्चित तौर पर 7 परिमेय संख्या है, सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि ऊपर अंश P है और नीचे हर Q है। P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा है। 7 भले अकेले है लेकिन इसका बटा 1 छिपा हुआ है, इसका अपान छिपा हुआ है। तो यह भी जो है परिमेय संख्या है भैया। अब हम लोग देखते हैं, ये परिमेय संख्या है।
अब हम लोग इसमें परिमेय संख्या का मानक रूप देखते हैं। यहाँ फिर से देख लीजिए एक बार परिमेय संख्या, ध्यान से जल्दी से समझ जाइए। अगर किसी भी परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या बराबर होता है, याद कर लीजिए, परिमेय संख्या बराबर P/Q। अगर किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 ना हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कहीं भी परिमेय संख्या लिखा हो तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको याद रख लीजिए, कई बार हम बता रहे हैं, अभी इसकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी ऊपर, तभी सवाल हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिए और समझते जाइए। अच्छा, एक चीज़ है परिमेय संख्या का मानक रूप। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? देखिए, मानक रूप का मतलब होता है जैसे 3/4 है तो किसी एक संख्या से अंश और हर डिवाइड नहीं होने चाहिए, माने विभाजित नहीं होने चाहिए, या यूँ कह लीजिए कटने नहीं चाहिए किसी एक संख्या से। एक को छोड़कर किसी एक संख्या से दोनों कटने नहीं चाहिए। तो बताइए 3 और 4 कोई एक संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है, जिससे कट जाए। 1 को छोड़कर, 1 को नहीं लेना है, 1 के अलावा कोई अन्य संख्या जानते हैं तो नहीं है। तो यह परिमेय संख्या के मानक रूप में है। परिमेय संख्या के मानक रूप का मतलब होता है कि किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए। समझ में आ गया? अभी मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 4/12 लिख दें, 4/12 लिख दें। अभी पूछा जाए परिमेय संख्या है तो भैया जी परिमेय संख्या तो है, लेकिन अभी परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। इनको पहले मानक रूप में लाएंगे तब होगा। अभी आप इनको परिमेय संख्या मत बोलिए जब तक मानक रूप में नहीं आता है। अर्थात इनको परिमेय संख्या हम तभी बोल सकते हैं जब, देखिए अभी तो एक ही संख्या से दोनों कट जा रहे हैं। क्यों नहीं परिमेय संख्या हम बोलेंगे? क्योंकि देखिए 4 से ऊपर वाला भी कट जा रहा है और 4 से नीचे वाला भी कट जा रहा है। अंश का अंक भी 4 से कट रहा है और 12 से भी अंश भी 4 से कट जा रहा है और हर भी 4 से कट जा रहा है। तो इसलिए ये अभी परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। अब इनको काट दो, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब बताइए क्या किसी एक संख्या से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। किसी एक संख्या से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक चीज़ देखते हैं, फिर से आप समझिए। अगर हम लिख दें जैसे 10/15 लिख दें, ठीक, 10/15। अब हम पूछें परिमेय संख्या है तो आप क्या बताएंगे? परिमेय संख्या नहीं है, अभी ये मानक रूप में नहीं है परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के मानक रूप का मतलब होता है कि किसी एक संख्या से अंश और हर ना कटें। तो यहाँ पर देखिए 10 भी 5 से कट जा रहा है और 15 भी 5 से, एक ही संख्या से दोनों कट जा रहे हैं, ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है। तो अभी इनको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। इनको परिमेय संख्या में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 2/3। अब ये परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। देखिए किसी एक संख्या से दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो यही चीज़ देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यही बात पूछता है। ठीक है, कौन सा मानक रूप में है, कौन नहीं है, तो लोग नहीं जानते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब चलिए अगर हम 7/11 लिख दें तो 7/11 ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि किसी एक संख्या से, परिमेय संख्या के मानक रूप में होगा क्योंकि ये किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, तो यह परिमेय संख्या होगा। तो एक चीज़ तो हम लोग सीख गए, परिमेय संख्या का मानक रूप। ठीक, अब देखिए मतलब परिमेय संख्या का मानक रूप वही होता कि उसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, माने एक ही संख्या से दोनों ना कटे, अर्थात उनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 12/16, तो 12/16 देखिए क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, अभी नहीं है, अभी तुरंत हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मानक रूप में नहीं है। इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जिस संख्या से दोनों कट रहे हैं वह संख्या इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो 4 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब ये हो गया
ये जब 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, अब 3/4 ये मानक रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे ना कटे, अगर उसी संख्या से ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है तो निश्चित तौर पर वह उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या उस समय नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे। ठीक, जब काट लेंगे उसके बाद कहेंगे। अब देखिए ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या, अब इसी से आप अंदाज़ा लगा दीजिए, जब ये परिमेय संख्या है इसका मतलब P/Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तभी ना इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या का वो हम लोग P/Q से व्यक्त करते हैं। तो अगर P/Q है तो ये हमेशा याद रखिए, जहाँ यहाँ हमको लिखना चाहिए जहाँ P व Q के कोई उभयनिष्ठ, Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ माने दोनों का, उभयनिष्ठ माने दोनों का, सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड माने कि किसी एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं जहां P व Q किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा है, गुणनखंड नहीं है जहां P व Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक ही संख्या से P और Q नहीं कट रहा है। हमेशा याद रखिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। अभी देखते जाइए, अभी तुरंत इसको नहीं समझ पाएंगे, तुरंत नहीं लगा पाएंगे। फिर से देखिए P/Q लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है अगर परिमेय संख्या है, चूँकि ये परिमेय संख्या हमने कहा अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा विभाज्यता को लेकर सीखेंगे। विभाज्यता को लेकर सीखने का मतलब, जैसे अगर हमने लिख दिया 5x, ध्यान से सुनिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए तब आगे इनको हल कर पाएंगे, नहीं तो हल वल नहीं होता है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे सब लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 5x है, अच्छे से देखिए पढ़ने आए हैं। 5x है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, विभाजित माने किस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा, किस संख्या से कटेगा। तो देखो आगे कौन सी संख्या गुणे के रूप में लिखी है 5, तो 5x में निश्चित तौर से 5 से भाग जाएगा, 5 देखो कट गया, 5 से भाग गया तो दोनों कट गया ऊपर नीचे। तो अगर ऐसे कोई संख्या लिखा है तो उस पूरी संख्या को जो आगे का अंक है, या अगर कहीं गुणे में पीछे लिखा है तो वह उसी संख्या से विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम लिख दें 3q, अब आप बताइए अगर हम पूछे ए संख्या किससे विभाजित है, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा होता है। तो ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। 3q किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है। अब इसी प्रकार आप हमको बताइए, अगर हम ऐसे 7y लिख दें, अब पूछे ये संख्या किससे विभाजित है, तो कोई चिन्ह नहीं है तो बीच में गुणा होगा, गुणे का निशान ये है, और ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छे तरीके से समझ जाइए, पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छा एक चीज़ और है, हम अगर ऐसे लिख दिए 5x, ये संख्या किससे विभाज्य है, सब लोग बता सकते हैं। 5 गुणे के रूप में है तो 5 से विभाजित होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। अगर यही बराबर हम y लिख दें, यही बराबर 5x बराबर y लिख दें, तो भैया जब ये 5 से विभाज्य है ना, तो पूरी संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या y के बराबर है, तो इसका मतलब y भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों 5 से, अगर पूरे का मान 100 आएगा तो y का मान भी 100 आएगा। ये पूरा 5 से विभाज्य है तो जितना a है उतना a है, तो बात बराबर है। ये 5 से विभाज्य है तो ये क्यों नहीं 5 से विभाज्य होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें P बराबर मान लीजिए 7q लिख दें, ध्यान से देखिए। अब आप हमको बताइए ये संख्या किससे विभाज्य है, इसको पूरे को ध्यान से देखकर बताइए। तो यहाँ पर देखिए गुणे के रूप में यहाँ पर है, 7 गुणे के रूप में है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। जब 7 गुणे में है तो पूरी संख्या 7 से निश्चित तौर पर विभाजित होगी। 7 से भाग दे दीजिए, 7q पूरा तो कट गया, ठीक, विभाजित हो गया, पूरा कट गया।
तो ऐसे 7 से पूरी संख्या विभाजित होगी। तो जब ए पूरी संख्या 7 से विभाजित है तो ए भी विभाजित होगी। हमेशा एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरी संख्या इसी p के बराबर है। अब एक चीज़ तो ये आपने सीखा, अभी विभाज्यता में और भी सीखते जाइए, देखते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे आप कहीं भी देखेंगे तो तुरंत बता दीजिएगा। जब ए पूरा विभाजित है तो उसके बराबर अगर ए है तो ए भी विभाजित होगा, माने p भी विभाजित होगा, ठीक। अगर ऐसे यक्स बराबर 2y है तो ए पूरी संख्या 2 से विभाजित है तो यक्स भी 2 से विभाजित माना जाएगा, ठीक, क्योंकि पूरी संख्या ए 2y विभाजित है तो ये पूरी x के बराबर है, तो ये विभाजित है तो ये भी विभाजित होंगे क्योंकि इन्हीं के बराबर ये हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा इस पर समझा दिए, अब एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब विभाज्यता को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। विभाज्यता को समझने का तरीका देखिए, अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और 4 के स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, 4 के स्क्वायर में 2 से, 4 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, 4 चौक 16। तो अगर 16 में 2 से भाग चला जा रहा है, जाएगा नहीं, 4 का स्क्वायर माने 16, 16 में 2 से भाग दीजिए, 2 8 16 पूरा जा रहा है। तो अगर आप इस स्क्वायर को हटा दोगे तो 4 में भी 2 से भाग चला जाएगा। ये नियम सीखिए, पहले से कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, देखिए, ठीक है, 4 में 2 से भाग दीजिए, चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, अगर हम 9 के स्क्वायर में 3 से भाग दे दें, 9 के स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है, 9 के स्क्वायर में 3 से, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 81 में 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 27 आएगा। तो जब 81 में 3 से भाग चला जाएगा 9 के स्क्वायर में, तो स्क्वायरवा हटा दोगे तब भी 3 से भाग जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या से भाग जा रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तब भी उस संख्या से भाग चला जाएगा, ठीक। फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर यहाँ 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर में 5 से भाग जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 5 से भाग देंगे, 5 आएगा 25, 5 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वायर में अगर 5 से भाग जा रहा है तो नियम सीख लीजिए, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 5 से भाग जाएगा कि नहीं, 5 में जाएगा। इसी प्रकार आप जान लीजिए, अगर मान लीजिए यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, उसी प्रकार रूल बना लीजिए, जैसे 5 के स्क्वायर में 5 से भाग चला जा रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तो 5 में भी 5 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार अगर यक्स स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है तो भैया स्क्वायर वह हटा दोगे ना, तब भी 2 से भाग जाएगा। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए, ठीक, सुनिए, अब यहाँ पर आप बड़े आराम से आप कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, फिर से देख लीजिए, जैसे 4 के स्क्वायर में किससे भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो ये स्क्वायर हटा दोगे तो 4 में क्या 2 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए p स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है तो जैसे इसका रूलवा चला, इसका मतलब इसमें भी हटा देंगे स्क्वायर तो 3 से भाग चला जाएगा, ठीक। यही रूल हम समझाना चाह रहे हैं। अगर q के स्क्वायर में 2 से भाग चला जा रहा है तो स्क्वायर जब हटा दोगे तब भी q में 2 से भाग जाएगा। यहीं से रूल बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत समझा दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रूल रेगुलेशन सीख गए, विभाज्यता भी सीख गए, ठीक। अब हम लगातार हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल बड़े में होता है लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट है, हम बता रहे हैं भैया ना, एकदम 100% समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे देखेंगे, हम लोग लिखेंगे साल लिखेंगे। देखिए, इस प्रश्न का आंसर हम पहले सॉल्व को कर रहे हैं। पहले को सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसके उदाहरण को हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, इसके लगाने का तरीका क्या होगा। अच्छा, एक चीज़, अगर हम मान लें कि कोई बच्चा मोहन है, हालांकि आप लोगों में हो सकता है मोहन कुछ कहा नहीं जा सकता है, मोहन बहुत ईमानदार है, ठीक है,
तो बिल्कुल हम मान लिए मोहन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार हमारे मानने से नहीं होगा। अगर मोहन ईमानदारी के जो मानक है उसको पूरा कर लेगा तो मोहन ईमानदार माना जाएगा, ठीक है। और अगर मानक नहीं ईमानदारी का पूरा कर पाया तो मोहन ईमानदार नहीं माना जाएगा, अर्थात मोहन बेईमान माना जाएगा, ठीक। तो ये ने हमने एक उदाहरण दिया, इसमें कोई लोग अपने दिल से मत लीजिएगा, ठीक, कि कोई किसी का नाम मोहन हो तो अपने नाम कि हमारा नाम ले लिए सर जी। चलिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए अजय, अजय तो हमारा नाम है। मान लीजिए अजय एक सत्यवादी है, ठीक है, ऐसे हम उदाहरण लिए। तो अजय सत्यवादी तभी माना जाएगा, मानने से नहीं होगा, जब अजय सत्य के जो मानक हैं, सत्य की जो कसौटी है उसको पूरा करेगा, ठीक, तभी। इन्हीं के आधार पर ये सवाल लगेंगे। अब इसको देखिए हम कैसे अच्छे से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर भैया ना ऐसे सवाल, इस सवाल को हल कर रहे हैं, ये 2019 और 20 में आया था। सबसे पहले ऐसे सवाल हल करने से पहले इसको विरोधोक्ति लिखिए। विरोधोक्ति, विरोधोक्ति क्या होता है? विरोधोक्ति देखिए, कोई अगर बात कहे तो उसका उल्टा बोलिए, यही विरोधोक्ति होता है। सब लोग हमको लगता है जानते होंगे। जैसे अगर ये कहा जाए कि अजय बहुत सत्य बोलता है, अजय सत्य बोलता है, तो आप लोग उल्टा इसका बोलिए, अजय झूठ बोलता है। यही विरोधोक्ति है, जो हम कहें उल्टा हो बोलिए। जैसे मोहन ईमानदार है, तो आप इसको जस्ट इसका उल्टा बोलिए तो वही विरोधोक्ति हो जाएगा, मोहन बेईमान है, ठीक। तो देखिए यही सिद्ध करना ना, जो सिद्ध करना है उसी को सबसे पहले आप विरोधोक्ति के तौर पर लिखेंगे। विरोधोक्ति में कैसे, इनको देखिए, विरोधोक्ति में लिखेंगे कि जैसे सिद्ध की करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे माना। आप लोग क्या लिखेंगे? माना √2। अब विरोधोक्ति माने उल्टा बोलना है, एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए यही विरोधोक्ति है। ऐसे इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है विरोधोक्ति के द्वारा। अब एक चीज़ देखिए, जब ये परिमेय संख्या, हम थोड़ा इधर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत दूर तक आएगा। जब ये परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या, इसका जस्ट उल्टा आप मानोगे, सपोज करोगे, ध्यान में रखिए, मानेंगे, लेट सपोज करेंगे, मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या है तो ठीक है मान लिए, लेकिन तभी हम एकदम उसको देखते हैं कि √2 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय की कसौटी पर उतरता है, परिमेय के मानक को पूरा करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः लिखेंगे, अतः जब परिमेय संख्या है तो ऐसे लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर √2। तुरंत हम लोग ऐसे लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या बराबर √2। ठीक है, 1 मिनट वीडियो में देख लें, आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो परिमेय संख्या बराबर √2 तुरंत हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब परिमेय संख्या बराबर होता क्या है? परिमेय संख्या बराबर हमने तुरंत बताया भैया, परिमेय संख्या बराबर P/Q होता है, ठीक। तो तुरंत हम लोग लिखेंगे P/Q, तुरंत P/Q बराबर √2, ठीक। देखिए ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, P/Q बराबर √2। अब यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा, यहीं पर ध्यान से देखिए, इसको समझिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मानक रूप हमने क्या बताया कि P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, माने एक ही संख्या से दोनों नहीं कटने चाहिए। ध्यान से देखिए, P और Q के एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, एक ही संख्या से दोनों नहीं कटने चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी परिमेय संख्या की कहानी ऐसे होती है, जहाँ P व Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहाँ P व Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ आपको, ये लाइन बहुत मायने रखता है, इसी से डिसाइड होगा। मतलब अगर P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वह परिमेय संख्या है, याद रख लीजिए। और अगर P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गए तो वह परिमेय संख्या
नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, हमारे बात को इसको पॉइंटेड करिए। अगर P और Q के देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो तभी ये परिमेय संख्या है, लेकिन आगे अगर मिल गए दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड तो वह परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि वह परिमेय के मानक को नहीं पूरा करता। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये ऐसे हर सवाल में करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान से देखिए, वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब 2 की घात लगाने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो P बटा Q का होल स्क्वायर, ध्यान में रखिए P बटा Q का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा, हमको लगता है अच्छे से दिखाई दे रहा है, चलिए आ रहा। तो यहाँ पर देखिए P का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर और Q का ये वर्ग तो P का भी है, Q का है, पूरे पक्ष का वर्ग करना है तो ब्रैकेट में बंद कर लिए Q का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे कहीं √x होना है और इस पर वर्ग हो तो ये अंडर रूट और ये वर्ग कट जाता है, हमेशा याद रखिए। तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर x होगा। अगर कहीं ऐसे √y हो और वर्ग हो तो ये अंडर रूट और वर्ग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कट जाते हैं। अगर कहीं √5 हो और ऐसे वर्ग हो तो अंडर रूट और वर्ग कट जाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस चीज़ को आप लोग सीख जाइए, जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो √2 पर वर्ग है तो अंडर रूट और ये स्क्वायर की घात 2 की घात कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा P स्क्वायर बराबर देखिए क्या है, एक Q स्क्वायर है, इस Q स्क्वायर का साइड चेंज कर देंगे, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। तो Q स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो Q स्क्वायर इधर बटे में है, देखिए 2 पक्ष है, एक पक्ष इधर है एक पक्ष उधर है, ध्यान से देखिए एक पक्ष इधर है एक पक्ष उधर है। तो जब कोई इस एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है, आप ऐसे मानव व्यवहार में भी ले लीजिए, गणित जो है मानव व्यवहार के नियमों का पालन करता है। तो गणित में जैसे मानव व्यवहार में क्या होता है, 2 पार्टियां हैं, अगर एक पार्टी में हैं आप तो उस पार्टी के आप मित्र हैं, लेकिन जैसे ही आप पार्टी चेंज करेंगे तो मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा, माने संबंध बदल जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये भाग में है, देखिए भाग में है बटे में है, तो ये पार्टी जब चेंज कर रहा है तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ अब हमको बताइए, यहाँ पर अगर हम पूछा जाए, अभी हमने विभाज्यता पढ़ाया है, ये पूरी संख्या में किससे भाग जा रहा है, अभी इधर मत देखिए, केवल इतने को देखिए, पूरी संख्या में किससे भाग जा रहा है। इधर देखिए तो 2 गुणे है तो 2 से जा रहा है कि नहीं, इसमें जब 2 से भाग जा रहा है तो इसी पूरे के बराबर P स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। फिर से देखिए, फिर से इस पूरी संख्या में किससे भाग जा रहा है, देखिए ध्यान से, 2 गुणे है तो 2 से जा रहा है। ये पूरी संख्या किसके बराबर है, P स्क्वायर के बराबर है, P स्क्वायर के बराबर है। तो जब इसमें 2 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या P स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 से भाग जाएगा, क्योंकि जितना A है उतना A है। अगर इनका मान जो है मान लीजिए 100 आया तो इनका भी मान 100 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि P स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से। जब इधर 2 से विभाज्य है तो P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तुरंत आप बोल सकते हैं, चूँकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ये पहले भी समझाए हैं, अभी हम समझाए हैं, विभाज्य है। अच्छा एक चीज़ देखिए, चूँकि P स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, ऐसे थोड़ा लिखिए, चूँकि P स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, माने 2 से इसमें भाग जा रहा है। तो जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा, इम्प्लाइज दैट। तो इसका मतलब P भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्या कहा, 4 के स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, तो स्क्वायरवा हटा देगा भैया, हटा देंगे तो 4 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तब भी जाएगा। देखिए 2 2 दूना 4, वही रूलवा तो यहीं पर हम कह रहे हैं कि P स्क्वायर में जब 2 से भाग चला जा रहा है, माने विभाज्य है, माने भाग जा रहा है, तो P भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है,
अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करना है। अगर देखिए p भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, चाहे यहाँ लिख दीजिए अतः p भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो p 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब p का जितना भी मान होगा वो 2 के गुणे के रूप में होगा। जैसे हमने कहा यक्स मान लीजिए 3 से विभाज्य है, पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। यक्स 3 से विभाज्य है, तो यक्स अगर 3 से विभाज्य है तो यक्स का मान 3 हो सकता है, अर्थात 3 गुणे 1 होगा। यक्स का मान 6 भी हो सकता है, अर्थात 3 गुणे 2 होगा। यक्स जो है 9 हो सकता है। भाई 3 से विभाज्य वाली संख्याएं यही तो हैं, तो 3 गुणे 3 होगा। यक्स जो है 12 है, 3 गुणे 4 हो सकता है। तो भैया अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसको 3 गुणे कुछ लिखा जाता है। 3 गुणे देखिए 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, लेकिन सब में 3 3 आगे रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? पीछे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने क्या है 3 रहे। तो यक्स 3 से विभाज्य है तो इसको यक्स बराबर 3r लिखा जा सकता है। आर का मान कुछ भी रख लीजिए, 3 से विभाज्य होगा। ऐसे यहाँ पर भी लिखना है। जैसे मान लीजिए y 4 से विभाज्य है तो y बराबर 4 × r, ऐसे लिख लीजिए। r माने कोई संख्या है, r का मान 1 2 3 4 चाहे जो रख कर देख लीजिए, 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए p भी संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम एक संख्या और मान लेते हैं। ठीक है, माना ठीक है p बराबर किससे p विभाज्य 2 से, तो p का मनवा 2 गुणे करके रहेगा ना, 2 गुणे कुछ रहेगा तो 2r रहेगा। अब r का मान 1 रख देंगे तब भी देखिए 2 से विभाज्य होगा। r का मान 2 रख देंगे 4 आ गया, 4 भी 2 से विभाज्य होगा। r का मान 3 भी हो सकता है, 3 दूना 6 2 से विभाज्य होगा। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ आया ना ये लाइन थोड़ा सा समझिए, इसको कुछ करना नहीं है। p किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य, तो p बराबर 2r लिखिए। अगर कोई संख्या x है और वो 5 से विभाज्य है तो उसको x बराबर 5r भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं r, आप अपने नाम के आगे का अक्षर ले लीजिए, कोई भी अक्षर यहाँ मान लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कह रहे हैं r मानिए, कोई भी अक्षर, लेकिन 2 गुणे समन्वय होना चाहिए, तभी 2 से विभाज्य माना जाएगा। अब इन दोनों पक्षों का कर लीजिए, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, खाली वर्ग करने पर हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो p का स्क्वायर और 2r का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसको हम p स्क्वायर लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, ये r स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर बराबर कितना है? यहाँ पर देखिए p स्क्वायर बराबर कितना है? 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह पर 2q स्क्वायर लिख दीजिए, 2q स्क्वायर ऐसे हम लिख दिए। फिर 4r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 भी गुणे में है, 4 भी गुणे में है। अगर 2 को इधर पक्षांतर करें भैया जी तो 2 गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। फिर से देखिए 2 गुणे में है, अगर पक्षांतर करें तो 2 भाग में हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कटेगा। कोनो जरूरी है 2 ले जाकर तभी भाग में लिखिए, तभी काटिए। यहीं से काट दो यार, 2 दूना 4, तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब आप इस लाइन पर रुक जाइए। यहाँ पर देखिए हम समीकरण सेकंड मान लिए, इसको आप देखिए ध्यान से। अब हम पूछें ए संख्या किससे विभाज्य है? ए संख्या, ध्यान से देखिए, ए संख्या किससे विभाज्य? अभी शुरू में हमने प्रैक्टिस करवाया। 2 गुणे है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है, 2 गुणे है तो इसका मतलब 2 संख्या, ये पूरी संख्या तब 2 से विभाज्य माना जाएगा। तो ये पूरी संख्या q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है और ये पूरी संख्या q स्क्वायर के बराबर है। तो जब ये 2 से विभाज्य है तो उसी के बराबर ये भी तो है भाई, बीच में बराबर लगा है, उसी के बराबर है। अगर इनका मान 100 है तो इनका भी मान 100 हो जाएगा। ठीक है, इनका मान अगर 50 होगा तो इनका भी मान 50 होगा, क्योंकि बराबर है। तो ये 2 से विभाज्य हैं तो ये भी 2 से विभाज्य हैं। तो यहीं पर एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ऊपर 2 बिंदी लगाइए और नीचे 1 बिंदी लगाइए। ये चूंकि का होता है, चूंकि माने कारण, पहले कारण लिखिए फिर उसके फल को देखिए। चूंकि q स्क्वायर किससे विभाज्य है? संख्या 2 से विभाज्य, संख्या 2 से विभाज्य है, संख्या 2 से विभाज्य है। साफ साफ लिख देते हैं। ठीक, चूंकि q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है।
अतः जब क्यू स्क्वायर विभाज्य है, जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 4 9 2 से विभाज्य होगा। स्क्वायर वो हटा देंगे तब भी होगा, तो स्क्वायर वो हटा दो। अतः क्यू भी, ऐसे लिख दिए, क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य होगा, संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अब एक चीज़ हमको बताइए, हमने आपको पढ़ाया कि अगर कोई परिमेय संख्या तभी आप बताइएगा जब एक ही संख्या से दोनों विभाज्य ना हो। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा P बटा Q बराबर √2, मतलब जहाँ P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात अगर ये परिमेय संख्या है तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, P किससे विभाज्य है? द्वि से। P किससे विभाज्य है? द्वि से। और यहाँ पर भी हमने सिद्ध कर दिया Q भी संख्या 2 से विभाज्य है, Q भी विभाज्य है, माने P भी विभाज्य है, 2 भी विभाज्य है। ध्यान से देखिए, P भी संख्या 2 से विभाज्य है और Q भी संख्या 2 से विभाज्य है। जब दोनों संख्याएं एक ही अंक से विभाज्य हो गई, इसका मतलब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या P बटा Q नहीं है तो √2 भी नहीं है, क्योंकि P बटा Q बराबर √2। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये परिमेय संख्या? हमने कहा कि अगर ये देखिए, हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है, ध्यान से देखिए, तो हमने कहा तब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब परिमेय संख्या बराबर √2, इसका मतलब P बटा Q बराबर √2 है, होना चाहिए भाई, √2 लिख दिए और बिल्कुल परिमेय संख्या बराबर। अब यहाँ पर P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर यह परिमेय संख्या है तो P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि P के भी उभयनिष्ठ, P भी संख्या 2 से विभाज्य है और Q भी संख्या 2 से विभाज्य है। P भी 2 से विभाज्य है और Q भी, इसका मतलब P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब √2 भी नहीं है, क्योंकि P बटा Q बराबर √2। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P व Q के, देखिए अब ये परिमेय संख्या के मानक रूप को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों विभाजित हो जा रहे हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या के मानक रूप को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, 2 से दोनों विभाजित हो जा रहे हैं, ये भी 2 से, ये भी 2 से, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ए नहीं है तो उसी के बराबर ई भाई साहब हैं, ये भी नहीं होंगे, इन्हीं को तो सिद्ध करना है, ये भी परिमेय नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P व Q के P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, अतः P व Q, अतः अब डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब जब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब जब, ठीक है, अजय सत्य नहीं बोलता है तो अजय क्या बोलता है? असत्य बोलता है, उल्टा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार के सवाल ऐसे ही होते हैं और ये 4 नंबर में आता है, हमेशा याद रखिए। ये कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में, ज़्यादा कुछ नहीं, इनका एक सिस्टम है। अब हम एक बार चलते हैं, फिर से इसी चीज़ को बताते हैं। पहले हम वीडियो को देख ले कि वीडियो बन रहा नहीं बन रहा है। चलिए, वीडियो बन रहा है। अब इसी को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। फिर से हम इसी को जल्दी जल्दी बताते हैं, जिससे अब की बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कुछ करने नहीं है, एकदम बहुत आसान है। अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? विरोधोक्ति लिखेंगे। सबसे पहले जब ऐसे सवाल आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे विरोधोक्ति माने इसका विरोध लिखेंगे, उल्टा बोलेंगे। जैसे सिद्ध करो √2 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख लीजिए माना, ऐसे तुरंत लिखिए, माना √2 एक अपरिमेय नहीं,
परिमेय संख्या, उल्टा बोल दीजिए, परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, अब इसको लिखने के बाद ये हम सिद्ध करेंगे कि ये पता करेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय का मानक पूरा करता है कि नहीं। तो परिमेय का मानक, तो परिमेय संख्या है तो लिखिए अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, अगर √2 ये परिमेय संख्या है तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर √2। ध्यान से देखिए √2। अच्छा, परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है? P/Q। P/Q बराबर √2। अब यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया अगर ये P/Q एक परिमेय संख्या है तो इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P व Q के कोई, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ माने कोई कॉमन, ठीक है, फैक्टर, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो अभी पता चल जाएगा है कि नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर से हम बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए, ऐसे सवाल दो बार देख लीजिए तभी आएगा। अब जल्दी देखिए हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे, वर्ग करना है P/Q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। तो P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर, Q का वर्ग करेंगे Q स्क्वायर, √2 वर्ग कट गया। अब P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए, Q स्क्वायर बटे में है, भाग में है, तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ बताइए, ये संख्या किससे, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो रही है? 2 से। तो जब ये 2 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये पूरी संख्या के बराबर P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P स्क्वायर संख्या, ऐसे लिखना पड़ेगा, संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, समझा भी रहे हैं। अतः जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? हमने प्रैक्टिस करा दिया, दिखा भी दिया। अतः P भी संख्या 2 से विभाज्य होगा, संख्या 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य, ठीक है, होगा, माने 2 से कट जाएगा। अब हमने बताया कि मान लीजिए, माना, ऐसे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मानिए, क्या मानना है? माना जब P 2 से विभाज्य है तो P के जितने भी मान आएंगे, P बराबर जितने भी आएंगे उसमें 2 गुणे निश्चित है, कुछ रहेगा, 2 आगे रहेगा, पीछे कुछ ना कुछ संख्या रहेगा। कोई भी अगर P 2 से विभाज्य संख्या 48 है तो इसमें भी तो 2 छिपा है, 2 गुणे 24 है कि नहीं, तो अगवा 2 आया कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, माना P बराबर 2R, जहाँ R एक पूर्णांक संख्या है, माने R का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने पर आसानी से P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर, 2R का वर्ग करेंगे 2R का स्क्वायर, फिर P स्क्वायर बराबर 4, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग दोनों पर लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, 2 का वर्ग 4, R का वर्ग R स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है? अब P स्क्वायर का मनवा है, ये मनवा उठाए भैया जी, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है ना, तो P स्क्वायर के जगह यहाँ पर 2Q स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, अर्थात इनके जगह पर इनको रख सकते हैं जब बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2Q स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए 4 गुणे R स्क्वायर। और यहाँ पर कहाँ एक नोटिफिकेशन लगा दीजिए, समीकरण फर्स्ट से, ऐसे लगा दीजिए, समीकरण फर्स्ट से। क्या समीकरण फर्स्ट से? P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, यही समीकरण फर्स्ट से मान रख दिए। अब बताइए 2 गुणे में है, 4 गुणे में है, तो 2 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 2 को पक्षांतर करोगे तो बटा तो बनेगा। तो कितना हो गया? Q स्क्वायर बराबर 2 गुणे R स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब हमको बताइए इस पूरे संख्या में किससे भाग जा रहा है? 2 से। इस पूरी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या Q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब इसमें भी 2 से भाग जाएगा। इस पूरी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या, ठीक है, इस पूरी संख्या के बराबर ए संख्या है, तो इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो यही बात तो इसमें हमको लिखना है, यही बात हम लोग लिखना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि Q स्क्वायर संख्या किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। Q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, चलिए लिख दिए, विभाज्य है। अच्छा, जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो स्क्वायरवा जब हटा देंगे तो Q भी, अतः
क्यू भी स्क्वायर हटा दोगे तब भी 2 से विभाजित होगा, संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अतः क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य होगा। ये संख्या है, ये 2 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से स्पष्ट है। अब ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या स्पष्ट है, आप इसको समझिए। समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर में किससे भाग जा रहा है, पी किससे विभाज्य है, ये देखिए पी भी संख्या 2 से विभाज्य है, माने पी भी 2 से विभाज्य है। और यहाँ पर देखिए क्यू भी 2 से विभाज्य है, भाई क्यू भी पूरा विभाज्य है तो ये भी विभाज्य हुआ, वर्ग हटा दोगे वो भी विभाज्य होगा। क्यू भी 2 से विभाज्य है, पी भी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसका मतलब पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं तो एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात ए नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम इन्हीं को लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि, ठीक, स्पष्ट है कि लगा दीजिए कि पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। ठीक है, अतः अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं शब्द लगा दीजिए, नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसी तर्ज पर इस सवाल को निश्चित तौर पर हल करिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, हम समझाने में समय लिए हैं, अगर इतना समझाया नहीं जाता तो आपको आएगा नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, इतने दिनों से आप पढ़े इसको, कितने लोगों को आता है, बहुत कम लोगों को आता होगा, लेकिन यहाँ पर जब पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे 100% आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। अगर हमारा पढ़ाया ये आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए। ठीक है, आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जस्ट मिलते हैं। देखिए इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं ये वास्तविक संख्याओं का, उनका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनको क्रम वाइज देखते जाइए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। देखिए जितने कठिन वाले थे यही कठिन माने जाते हैं, वो हमने लगभग आपको बता दिया। अब बहुत ज़्यादा कठिन आने वाले नहीं हैं, बहुत सरल है, ये भी सरल है, बहुत आसान है। दूसरों के लिए कठिन होगा, आपके लिए आसान होगा। ठीक, आप पढ़ते जाइए, लगाते जाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।